सभी साथियों का एक बार फिर हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास की कक्षा में मैं डॉक्टर विंध्याचल यादव आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में जो YouTube का वीडियो हमने आपको भेजा था, वहां हमने गद्य के विकास के सोपानवार क्रम को देखा था और बात यहाँ पर आकर रुक गई थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कैसे आधुनिक काल में खड़ी बोली के विकास की दो धाराओं की बात की। उन्होंने कहा कि खड़ी बोली का जो की एक धारा विकसित हो रही थी, वो दरअसल उसका असली रूप था, उसका स्वाभाविक रूप था, जो पछाह की जातियों, व्यापारियों के साथ उत्तर पूरब के भारत में फैल रहा था, जिसमें हेमचंद्र, अमीर खुसरो, कबीर, राम प्रसाद निरंजनी और दौलत राम जैसे लोग लिख रहे थे। यह खड़ी बोली का सामान्य देसी रूप था। और दूसरा जो उसका रूप प्रचलित था, वो था खड़ी बोली का वह कृत्रिम रूप, वो बनावटी रूप जो मुसलमानों के अरबी फारसी भाषा से लदा हुआ बोल चाल में चल रहा था, जिसको बहुत पढ़े लिखे लोग जो है प्रयोग कर रहे थे। इसको मौलवी, मुल्ला और मुंशी जैसे लोग प्रयोग कर रहे थे। यह खड़ी बोली का सामान्य देसी रूप नहीं, बल्कि यह दरबारी और कृत्रिम रूप था। उसको दरबारी और कृत्रिम रूप रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। साथियों, पूरा उस दौर का जो आंदोलन उस दौर में नागरी को लेकर के और हिंदी उर्दू के विवाद को लेकर के हुआ, उसमें रामचंद्र शुक्ल का पक्ष जो है वो पहले वाले की तरफ है, यानी कि वो यह मानने से इनकार करते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का विकास किसी भी रूप में उर्दू के सहयोग से अथवा अंग्रेज़ों के सहयोग से हुआ। दरअसल उस ज़माने में लगभग अगर आप देखेंगे तो दो तरह के विद्वानों का जो है गुट आपको देखने को मिलेगा। एक जो उर्दू के पक्षधर लोग थे, जो अगर उर्दू के पक्षधर सीधे नहीं थे तो इस रूप में ज़रूर थे कि खड़ी बोली का जो विकास है, हिंदी की खड़ी बोली का विकास, वह या तो अंग्रेज़ों और ईसाइयत के प्रभाव से हुआ अथवा वह उर्दू और अरबी फारसी के प्रभाव से हुआ, जिसमें गारसाद तासी, सर सैयद अहमद खां और हैवेल महोदय का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है। लेकिन उस दौर में जो लोग हिंदी के पक्षकार थे, यानी कि खड़ी बोली का विकास हिंदी के जातीय रूप से उसके भीतर से उसका विकास हुआ, उस पर अंग्रेज़ों का कोई एहसान नहीं है या उर्दू का कोई बहुत विकट प्रभाव नहीं है। इस पक्ष के जो लोग थे उसमें जैसे पिंकाट महोदय हैं, नवीन चंद्र राय हैं, दयानंद सरस्वती हैं, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सिंह हैं, श्रद्धाराम फुलौरी हैं। ये कुछ नाम हैं जो हिंदी के पक्षकार लोग थे। वो उसको उर्दू और ईसाइयों और अंग्रेज़ों के प्रभाव से अलग करके हिंदी के खड़ी बोली के रूप के विकास को देख रहे थे। साथियों, यह एक बड़ी बहस है और रामचंद्र शुक्ल इसमें जितना उनसे हो सका उन्होंने उर्दू को कृत्रिम माना, दरबारी माना और कहा कि यह मौलवी और मुंशियों की भाषा थी, यह स्वाभाविक भाषा नहीं थी। जो स्वाभाविक खड़ी बोली थी उसको तो हिंदू साधु, पंडित, महाजन आदि लोग अपने शिष्ट भाषणों में प्रयोग कर रहे थे और कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं वह थोड़ा संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। जैसे जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक हिस्सा, आधुनिक काल का प्रारंभिक हिस्सा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह दो महत्वपूर्ण राजा थे जिन्होंने हिंदी के आंदोलन के हिंदी भाषा के विकास में एक आंदोलनकारी भूमिका निभाई, जिसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का झुकाव उर्दू बहुल हिंदी की तरफ था, माने जिसमें अरबी फारसी के शब्द हों उस तरह की हिंदी के वे पक्षकार थे। लेकिन हालांकि वे भी उर्दू से बोझिल भाषा के हिमायती नहीं थे,
लेकिन उर्दूपन को वो बुरा नहीं मानते थे। लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के प्रयोगकर्ताओं में से थे। आप सभी जानते हैं कि ये जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, उन्होंने कहा था कि भाई मैं एक आम फहम और ख़ास पसंद हिंदी चाहता हूँ, जिसमें दरअसल लोगों को अपनी बात कहने में सुविधा हो और विदेशी जो भाषाएं हैं या संस्कृत की टकसाल से कोई शब्द ले आने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने लिखा है कि जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को हरगिज गैर मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिए और न संस्कृत की टकसाल कायम करके नए नए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए, जब तक कि हम लोगों को उसके जारी करने की ज़रूरत न साबित हो जाए। माने कि संस्कृत निष्ठता, घनघोर संस्कृत निष्ठता के भी विरोधी हैं और गैर मुल्की शब्दों को भी अपनी भाषा में जबरिया शामिल करने से बचते हैं या बचने की हिमायत करते हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। वहीं राजा लक्ष्मण सिंह ने तो स्पष्ट ये घोषणा कर दी थी, आप सब जानते हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे रघुवंश का उन्होंने गद्यानुवाद किया था, उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। माने उर्दू बोलने वालों में मुसलमान हैं और फारसी पढ़े हुए हिंदू भी हैं। ये राजा लक्ष्मण सिंह लिख रहे थे। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं और उर्दू में अरबी फारसी के। बहुत क्लियर कर दिया राजा लक्ष्मण सिंह ने अपना एजेंडा कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की और फारसी पढ़े लिखे हिंदुओं की। हिंदी में संस्कृत के पद आते हैं और उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हुए हों। माने अरबी फारसी से लदे हुए शब्दों से लदी हुई भाषा को राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी मानने को तैयार ही नहीं। तो ये देखिए उस समय का एक माने खड़ी बोली को लेकर उसका जो शेप बन रहा था, उसको लेकर के उस समय के जो डिबेट हैं, जो बहसें हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गारसाद तासी को बहुत आड़े हाथों लिखा, जिसने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच विद्वान गारसाद तासी ने लिखा और फ्रेंच विद्वान गारसाद तासी कभी भारत नहीं आया। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। वह फ्रांस में बैठे बैठे जो सूचनाएं उसके पास थीं, उसके आधार पर उसने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। द इस्तवार द लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी, आप सभी जानते हैं। तो साथियों, आचार्य शुक्ल ने गारसाद तासी के दो परस्पर विरोधी वक्तव्यों को कोट किया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। जहाँ एक जगह पर गारसाद तासी कहता है कि लगभग 1852 के आसपास कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। लेकिन आगे चलकर गारसाद तासी मजहबी कट्टरपन और सांप्रदायिक और औपनिवेशिक चाल के भीतर घुसकर सर सैयद अहमद खां की भरपेट तारीफ करते हैं और ये फरमाते हैं कि इस वक्त हिंदी की हैसियत एक बोली या डायलेक्ट से ज़्यादा नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भद्दी बोली तक, हिंदी को एक भद्दी बोली तक कहा है। उसकी लिपि को भी भद्दा कहा है, सुडौल नहीं थी उसकी लिपि। मैंने देवनागरी को खराब मानते हैं। कौन? गारसाद तासी। तो ये उस समय गारसाद तासी के विचार हैं। अगर आप नवीन चंद्र राय इसके खिलाफ जरा आप देखें कि जो लोग पक्ष लेने वाले लोग थे, माने हैवेल महोदय या गारसाद तासी के जो विचार थे, वह जो है उसके काउंटर में जो विचार चल रहा था। हैवेल ने तो यहाँ तक लिखा कि यह अधिक अच्छा होता कि यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि एक ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास करा जाता जिसे अंत में वे एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। माने हिंदी सीखने के बाद हैवेल कहते हैं कि हिंदू बच्चों को एक दिन उर्दू के आगे सिर झुकाना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि उन्हें पहले ही उर्दू सिखा दी जाए। माने हिंदी को वो इतना निम्न भाषा मानते हैं
कि वो उर्दू के सामने उस हिंदी बोलने वाले को एक दिन सिर झुकाना पड़ेगा। ये हेवेल ने लिखा, MS हेवेल। तो इसके प्रत्युत्तर में उस समय बड़ी मजबूत बात पंजाब के नवीन चंद्र जी ने लिखी थी। नवीन चंद्र राय महाशय ने लिखा कि उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों के व्यर्थ बहुत से अरबी फारसी के शब्द भर दिए गए हैं। पद्य या छंदोबद्ध रचना के लिए भी उर्दू उपयुक्त नहीं है। हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें। उर्दू के बारे में उनकी टिप्पणी गौरतलब है, कहते हैं कि उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति नहीं। ये अंजुमन लाहौर के अधिवेशन में नवीन चंद्र राय ने बोला था। उन्होंने कहा कि उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक दौर है जब रामचंद्र शुक्ल ने बहुत स्पष्ट और बहुत बढ़िया बात कही कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों की प्रेरणा से हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव हुआ, वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों द्वारा भाषा पुस्तक लिखवाने की जो योजना है वह 1803 के आसपास से शुरू हुई और 1803 के पहले ही हमारे यहाँ भाषा योग वाशिष्ठ और पद्म पुराण लिखे जा चुके थे। मुंशी सदा सुखलाल का ज्ञानोपदेश और इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी कहानी भी आ चुकी थी। सदा सुखलाल के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि मुंशी सदा सुखलाल ने यद्यपि मुंतखब उत तवारीख नाम का उर्दू फारसी की रचना भी की है, बावजूद इसके उन्होंने जो भाषा जो वाशिष्ठ लिखा उसकी हिंदी बड़ी साफ सुथरी है और उन्होंने संस्कृत से भी कुछ शब्द लिए और इनकी भाषा में पूर्वी प्रांतों में प्रचलित बोलचाल की शिष्ट खड़ी बोली का प्रयोग है और इसकी प्रेरणा न तो अंग्रेज़ों से उन्होंने ली और न तो वे किसी दिए गए फार्मूले के तहत रचना कर रहे थे। यानी कि मुंशी सदा सुखलाल पर बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी रामचंद्र शुक्ल ने की और ये माना कि वे किसी तरह के फार्मूले या अंग्रेज़ों के प्रभाव में नहीं भाषा जोग वाशिष्ठ जैसी रचना कर रहे थे। तो साथियों, विष्णु पुराण के कुछ उपदेशात्मक प्रसंगों को लेकर जो ज्ञानोपदेश नाम की किताब लिखी थी मुंशी सदा सुखलाल ने, उसकी भाषा में भी वो खड़ी बोली का उद्धरण आप देख सकते हैं, उसका प्रयोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम उस समय इंसा अल्लाह खां की बात करें, इंसा अल्लाह खां ने भी रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र व रानी केतकी की कहानी नाम से 1800 के आसपास अपनी एक रचना की। और आप जानते हैं कि जो इंसा अल्लाह खां थे वे मूलतः इनका ये तो जन्म तो इनका मुर्शिदाबाद में हुआ था, लेकिन ये मूलतः कश्मीर के इनके पूर्वज थे और कश्मीर से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर बंगाल गए और नवाब सिराजुद्दौला के पतन के बाद इंसा पुनः दिल्ली चले आए और बाद में लखनऊ में आके बस गए थे। तो ये इंसा अल्लाह खां का बहुत जो है भारत भ्रमण रहा है। उन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखने के पहले एक शपथ लिखा है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कही जाए जिसमें हिंदवी का छुट और किसी बोली का पुट न मिले, माने हिंदवी का छुट मिले और किसी बोली का पुट न मिले, बाहर की बोली और गंवारी कुछ इसके बीच न हो, हिंदवीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो। देखिए, उन्होंने 3 बातें कही, 3 प्रकार के शब्दों से हिंदी को मुक्त रखने की बात कही। पहला कि कोई बाहर की बोली ना हो। बाहर की बोली से क्या आशय था इंसा अल्लाह खां का? अरबी फारसी। जब वो कह रहे हैं कि हमारी भाषा में बाहर की बोली ना है, अर्थात अरबी फारसी के शब्द ना। और दूसरा, वो गंवारी को भी निकालना चाहते हैं। गंवारी का मतलब ब्रज और अवधी यानी लोक भाषाओं के असर को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। गंवारी से उनका आशय लोक भाषाओं से, ब्रज और अवधी वगैरह से।
और कहते हैं कि भाखापन भी न हो। भाखापन उस समय इंशाअल्लाह खां के लिए संस्कृत निष्ठता थी। संस्कृत निष्ठता को भाखापन वो कहते हैं, यानी कि बाहर की बोली गंवारी और भाखापन से हिंदी को मुक्त करना चाहते थे। तो इस तरीके के संकल्प लेकर के खड़ी बोली का विकास जो है उन्होंने शुरू किया। आप सभी जानते हैं कि बाद में जो है जो अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली पद्य का आंदोलन लेकर चल रहे थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जो बोली में साहित्य लिखा गया उसको हिंदी का मानते ही नहीं थे। माने सूर तुलसी बिहारी आज की कविता को हिंदी कविता नहीं मानते थे अयोध्या प्रसाद खत्री। वो कहते थे हिंदी में अभी साहित्य लिखा ही कहाँ गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप में से कोई हिंदी साहित्य के 80 वर्ष पढ़ेगा शिवदान सिंह चौहान की किताब, 80 वर्ष इसीलिए कि जहाँ से भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने हिंदी नई चाल में ढली कहते हैं, माने 1873 के आसपास से, वहाँ से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं शिवदान सिंह चौहान, और 80 साल का इतिहास वो लिखते हैं। माने उसके पहले जो अवधि ब्रज में साहित्य हिंदी का लिखा गया उसको वो नहीं मानते, खड़ी बोली को ही वो हिंदी साहित्य का इतिहास मानते हैं। यह भी एक तरह की इतिहास दृष्टि है, उस पर हम अलग से कभी बातचीत करेंगे। और बड़ी महत्वपूर्ण, बड़े मजबूत तर्कों के माध्यम से शिवदान सिंह चौहान ने अपनी बात रखी है और वो खारिज नहीं की जा सकती आसानी से। हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, बहुत ही माने विषयांतर हो जाएगा। बहरहाल, तो कुल मिला जुलाकर मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि इसी तरह जो लल्लू लाल की भाषा है, लल्लू लाल चूँकि फोर्ट विलियम कॉलेज में थे तो उन्होंने भी अपनी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों को बचा करके हिंदी के विकास की तरफ बढ़ने की कोशिश की। हालांकि उनकी भाषा में कहीं कहीं बैरक वगैरह शब्द आते हैं जो तुर्की के हैं। हालांकि कुल मिला जुला कर के लल्लू लाल की भाषा में ब्रज रंजित खड़ी बोली दिखाई पड़ती है। सम्मुख जाए, सिर नाय, सोई, भई, कीजय, लीजय वगैरह वगैरह जैसे शब्द आप उनके यहाँ देखने को पाएंगे। तो ब्रज मिश्र जो है हिंदी की तरफ हो गए, और सदन मिश्र ने भी एक जो है ब्रज के पुट के साथ पूर्वीपन लेकर के खड़ी बोली लिखा। ईसाई मिशनरियों ने जो योगदान दिया खड़ी बोली के विकास में उस समय, उसका उन्होंने बाइबिल का अनुवाद किया और तमाम अपने धर्म के प्रचार प्रसार में पिछली वीडियो में ये बातें बता चुका हूँ। ध्यान देने की जो बात है ईसाई मिशनरियों के गद्य के विकास के संबंध में जो उनका योगदान है वो ये है कि इन अनुवादों ने माने रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी है, ईसाई मिशनरियों ने जो अनुवाद किए खड़ी बोली के विकास में जो उनका योगदान है उस पर रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी देखने लायक है। वो कहते हैं कि ध्यान देने की बात यह है कि इन अनुवादों ने सदा सुख लाल और लल्लू लाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। इससे यही सूचित होता है कि फारसी और अरबी मिली भाषा से साधारण जनता का लगाव नहीं था, जिनके बीच ईसाइयों को अपना मत प्रचारित करना था। मतलब ये है कि अंग्रेज जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे माने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, वे भी उर्दूपन से दूरी बना रहे थे। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली को उर्दूपन के प्रभाव से मुक्त करने के लिए यह भी तर्क दे दिया है कि अंग्रेज भी अपनी भाषा माने खड़ी बोली में जो अनुवाद कर रहे थे वो अपने धार्मिक उपदेशों की पुस्तकों वगैरह का, वे सारी की सारी उर्दूपन से दूर थी। तो कुल मिलाकर ये एक दौर है। अब इसके बाद खड़ी बोली का जो विकास हुआ उसमें जब हिंदी का आधुनिक काल आता है तो उसमें भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का जो युग है, जिसको हम भारतेंद्र युग के नाम से जानते हैं, गौर करिएगा तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का जो शुरुआती 2 कालखंड है वह हिंदी के 2 पुरोधाओं के नाम पर है। माने भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग नाम से है। उसका मतलब ये है कि उस ज़माने में के हिंदी साहित्य के समूचे काव्य और गद्य साहित्य को इन 2 लेखकों का जो व्यक्तित्व है बहुत दूर तक प्रभावित करता है, रेगुलेट करता है, लगभग नेतृत्व करते हैं। तो इसलिए इनके नाम पर ये युगों के नाम हैं। और हम सभी जानते हैं कि भारतेंद्र युग में कविता के लिए ब्रजभाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। वही परंपरागत जो रीतिकाल का प्रभाव है, रीतिकाल की जो छंदोबद्धता है और रीतिकाल के जो बहुत नायिका भेद वगैरह के, श्रृंगार वगैरह के जो विषय हैं वो भी बहुत कुछ आते हैं। हालांकि राष्ट्रीय चेतना की कविता, प्रकृति चित्रण की कविता
लिखी जानी शुरू हो गई थी। बावजूद इसके भारतीय युग में बहुत दूर तक वो प्रेम और राधा कृष्ण को आलम्बन मानकर कविताएं लिखी गई और भाषा में कविताएं लिखी गई। गद्य जो है, निबंध और नाटक उस समय खड़ी बोली में लिखे गए। तो ये जो भाषा का द्वैत है, माने कविता में ब्रजभाषा और गद्य में खड़ी बोली, इस द्वैत पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आगे चल करके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लगाया और भाषा की एकरूपता के लिए उन्होंने लगभग सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आंदोलन छेड़ दिया। और यही कारण है कि हिंदी की जो कविता है, खासतौर पर खड़ी बोली की हिंदी की जो कविता है, वह द्विवेदी युग से शुरू हो पाती है। और वह कैसी शुरू होती है आप सभी जानते हैं कि मैथिली गुप्त के यहाँ या हरिऔध के यहाँ जो कविता है, वह खड़ी बोली की जो कविता है, उसमें जो काव्य वैभव और अर्थ गांभीर्य नहीं है, वो अर्थ गांभीर्य और वो काव्य वैभव, यानी खड़ी बोली में कविता अपनी पूरी सक्षमता से छायावाद में आती है। छायावाद के कवियों ने दिखाया कि खड़ी बोली में कैसे उच्च कोटि की कविता भी लिखी जा सकती है। ये काम तो छायावाद में होकर आता है, आकर होता है, लेकिन उसके पहले द्विवेदी युग तक ये परिस्थितियाँ बनी हुई थीं। और अब चूँकि हमारा जो विषय है वो ये है कि किस प्रकार विभिन्न गद्य विधाओं का विकास हुआ। अब खड़ी बोली का जो विकास है, उस खड़ी बोली के विकास ने गद्य के विकास को बहुत महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। और जब गद्य का विकास हुआ तो चूंकि गद्य की कोख में तर्क और विज्ञान निहित है, विमर्श निहित है, उसके नाते तर्क और विमर्श और विचार की, बातचीत की, संवाद की जो विधाएं हैं वह विकसित होनी शुरू होती है। और उसमें निबंध और नाटक सबसे पहले शुरू होता है, फिर बाद में उपन्यास और कहानी का बाद में विकास होता है। तो हम लोग अब जब अगले वीडियो में बातचीत करेंगे तो ये देखेंगे कि किस प्रकार हिंदी की प्रमुख गद्य विधाओं का विकास हुआ और उसमें उपन्यास कहानी के विकास के बारे में बातचीत करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में ये हिस्से हैं। और फिर निबंध के विकास की बात करेंगे और प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल के विशेष संदर्भ में करेंगे। तो साथियों, हम लोग जो है अगली क्लास में इस पर व्यवस्थित ढंग से बातचीत करेंगे। सबको बहुत धन्यवाद।